हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में मैं नीरज मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर, और आज इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का दूसरा लेक्चर हम आपके बीच में प्रोवाइड किए थे। अगर आपको याद हो तो हमने कौन से टॉपिक पर बात किया था। उस टॉपिक का नाम था टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टॉपिक का नाम क्या था? टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। उसी पर हम लोग बात कर रहे थे, मतलब मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या बात हो रही थी? मुद्रास्फीति के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति के प्रकार। क्या? मुद्रास्फीति के प्रकार। अगर हम मुद्रास्फीति के प्रकार की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि मुद्रास्फीति के कुल 10 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 10 प्रकार होते हैं। थोड़ी बहुत जानकारी मैंने आपको जाते जाते पिछले वाले सेक्शन में देने का प्रयास किया था, लेकिन वो जानकारी अधूरी है। अब यहाँ से हम लोग बहुत ही डिटेल में चीज़ों को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलो। अगर हम लोग प्रकार की बात करें दोस्तों तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी और सारे प्रकार हम लोग देखते हैं। देखिए हुआ क्या, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद जो दूसरा टॉपिक है वह आपका मिलेगा वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद आपका जो दूसरा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्या नाम है? वॉकिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन। वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम रहेगा रनिंग इन्फ्लेशन। रनिंग इन्फ्लेशन मतलब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग इन्फ्लेशन के बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें दोस्तों तो इस टॉपिक का आपका नाम होगा जंपिंग इन्फ्लेशन। क्या होगा? जंपिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, जंपिंग इन्फ्लेशन कहते किसको हैं? जंपिंग इन्फ्लेशन है क्या? जंपिंग इन्फ्लेशन कहेंगे किसको? तो दोस्तों जंपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कूदती हुई मुद्रास्फीति। जंपिंग के बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद जो बात हुई थी उसको कहते हैं अति मुद्रास्फीति। क्या? अति मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद बात आ जाती है कोर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के बाद मुद्दा आ जाता है कोर इन्फ्लेशन का। किसका आ जाता है? कोर इन्फ्लेशन का। उसके बाद दोस्तों 7, 8, 9, 10 इतनी सारी चीजें होती हैं। उसके बाद कोर इन्फ्लेशन के बाद, कोर इन्फ्लेशन के बाद आपका जो दूसरा पॉइंट आता है वह क्या आता है? क्या आता है? तो दूसरा पॉइंट जो आपका मिलेगा वह क्या मिलेगा? तो देखिए कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन के बाद
इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। क्या है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन के बाद इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के बाद जो आपको अगला पॉइंट मिलेगा वह मिलेगा हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन। हिडन इन्फ्लेशन के बाद आपका आएगा हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बाद दोस्तों स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। क्या? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन के बाद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। समझ में आया? तो यहां से एक एक चीजें आपको यहां से क्या होगी समझनी पड़ेगी। तो देखिए क्या है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है रेंगती हुई मुद्रास्फीति। वॉकिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है चलती हुई मुद्रास्फीति। रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। जंपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कूदती हुई मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होता है अति मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन का मतलब होता है मूलभूत मुद्रास्फीति। इंपोर्टेड का मतलब होता है आयातित मुद्रास्फीति। हिडन मतलब होता है अदृश्य मुद्रास्फीति। और दोस्तों हेडलाइन मतलब हेडलाइन, स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अब देखिए यहां से कुछ चीजें मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया था। अच्छा मैंने क्या बताया यहां से ऐसी वह कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मैंने बताया और आपने समझा भी, समझने का तरीका भी आपका ठीक है। तो यहां से मैंने आपको बताया था क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बारे में। मैंने कहा था आपको पिछले वाली क्लास को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि जब मुद्रास्फीति की दर, महंगाई की दर कितना हो, जब मुद्रास्फीति की दर 0 से 3% के बीच हो, जब मुद्रास्फीति की दर 0 से, इसको आप एक मत समझना, जब मुद्रास्फीति की दर 0 से 3% के बीच हो तो उसको आप क्या कहेंगे? तो उसको आप कहेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। उसको आप क्या कहेंगे? क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि मुद्रास्फीति की दर कितनी है? 0 से 3% के बीच है। कोई 100 रुपए की चीज है 101 में बिक रही है, 102 में बिक रही है, 103 में बिक रही है, अगर इस तरीके से है तो उसको क्या बोला जाता है? क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों यह विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होता है। विकसित अर्थव्यवस्था मतलब ऐसे देश जहां की पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, तो उन देशों को विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और यह विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी मानी जाने वाली है। विकसित अर्थव्यवस्था के लिए यह क्या होती है? सबसे अच्छी मानी जाती है। समझ में आया? यह विकसित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा देखो आपको याद कैसे करना है। क्रिप मतलब होता है रेंगना, और इससे ज्यादा अगर होगा तो आप चलना शुरू कर देंगे। क्या कर देंगे? आप चलना शुरू कर देंगे। अच्छा चलने की बात करें तो जो वॉकिंग इन्फ्लेशन है ना, वहां पर मुद्रास्फीति की दर 3 से 8% के बीच मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 3 से 8% के बीच। कहने का मतलब 100 रुपए की चीज आपको 102, 103, सॉरी 102 नहीं, 103, 5, 6, 7, 8, 4, 3 जो भी है, तो मतलब 100 रुपए की चीज अगर 108 रुपए तक बिक जाए तो उसको क्या बोला जाता है? वॉकिंग इन्फ्लेशन, यानी चलती हुई मुद्रास्फीति। आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए निम्न में से कौन सी मुद्रास्फीति जरूरी है? तो यहाँ पर भैया वॉकिंग इन्फ्लेशन जरूरी है। कौन सा इन्फ्लेशन जरूरी है? यहाँ पे यहाँ पर वॉकिंग इन्फ्लेशन जरूरी है, और यहाँ से आपको ये बात समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर यहाँ से
कौन सी इन्फ्लेशन जरूरी है? वॉकिंग इन्फ्लेशन जरूरी है। अब देखिए दोस्तों, वॉक से तेज होता है रन, यानी दौड़ना। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति का मतलब होता है जब महंगाई की दर 8 से 20% के आसपास हो, यानी महंगाई की दर जब कितना हो? 8 से 20% के आसपास हो। समझ रहे हैं ना? जब महंगाई की दर 8 से 20% के आसपास हो, यानी दोस्तों 100 रुपए की चीज 110, 112, 115, 118, 120 तक बिकने लग जाए, तब उस प्रकार की इन्फ्लेशन को रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। तब उसको क्या कहा जाता है? रनिंग इन्फ्लेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? रनिंग इन्फ्लेशन। अब देखिएगा रनिंग इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होगा, उसको रनिंग इन्फ्लेशन कहेंगे। अब यहां से चीजों को आप थोड़ा और समझने का प्रयास करें, समझने का आप क्या करें? प्रयास करें और चीजों को समझें। क्या है समझना। तो यहां से क्या होता है ना कि अर्थव्यवस्था की एक बुरी स्थिति का दौर शुरू होता है। क्या होता है? अर्थव्यवस्था की एक बुरी स्थिति का दौर शुरू होता है। किसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति का दौर शुरू होता है? तो रनिंग इन्फ्लेशन जब होता है तो अर्थव्यवस्था की बुरी स्थिति क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। अब देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट दोस्तों इससे भी बड़ा भयानक है, जंप कर। तो रनिंग इन्फ्लेशन जो होता है वह जंप से भी ज्यादा, जंपिंग इन्फ्लेशन जो होता है वह रनिंग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। तो कहने का मतलब है कि जंपिंग इन्फ्लेशन में होगा क्या? जंपिंग इन्फ्लेशन मतलब जब मुद्रास्फीति की दर, क्या? जब मुद्रास्फीति की दर 20% से भी ज्यादा हो। लो भाई 20 तक है तो कोई बात नहीं, रनिंग इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। लेकिन 20 से भी ज्यादा हो, 20% से ज्यादा का मतलब क्या होता है दोस्तों? 100 की चीज 120 से भी ज्यादा में बिकना शुरू हो जाए, 120, 30, 40, 50 जो भी है। तो यह अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर होता है। अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर का मतलब है कि इससे भी और एक कैटेगरी आती है, आपको हाइपर इन्फ्लेशन की आती है, लेकिन यहां तक माना जाता है कि एक बुरा दौर होता है सामान्य अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वस्तुओं का मूल्य बहुत ही ज्यादा महंगा हो जाता है, जिससे क्या होती है? मुद्रा की वैल्यू कमजोर सी पड़ जाती है, मुद्रा की वैल्यू न के बराबर हो जाती है। आप ढेर सारा पैसा लेकर जाते हैं, छोटी सामान खरीद करके लाते हैं। दोस्तों जिस देश में, उस देश के अंदर वस्तु की वैल्यू में कमी होना शुरू हो जाती है, वह देश एक बुरे दौर से गुजरना शुरू कर देता है। और वस्तु की वैल्यू किसी भी देश में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, जब रुपया, मुद्रा, जब मुद्रा की वैल्यू आपकी मजबूत होगी तभी अर्थव्यवस्था का मजबूत माना जाता है, और जब मुद्रा की वैल्यू कमजोर होगी तो उसको अर्थव्यवस्था का कमजोर होना माना जाता है। अब देखिएगा यहां से चीजें, जंपिंग को गैलोपिंग भी बोलते हैं। देखिए जंप का सिनोनिम्स होता है गैलोप, और आपको कहीं कहीं जंपिंग इन्फ्लेशन को गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी लिखा मिलेगा, तो आपको हैरान नहीं होना है। क्या मिलेगा? गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है, यह आपको याद रखना होगा। अब इस मुद्दे के बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे किस पर? हाइपर इन्फ्लेशन। कौन सा इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन है क्या? हाइपर मतलब होता है अति, अतिशक्ति, समझे ना? अतिशक्ति समझे ना? अति मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जब मुद्रास्फीति की दर बहुत ज्यादा हो, मतलब द्विअंकी त्रिअंकी वृद्धि हो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में, डाई डिजिट वृद्धि हो। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे 10 की चीज 100 में, 100 की चीज 1000 में, 1000 की चीज लाखों में बिकना शुरू हो जाए तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। दोस्तों ऐसी स्थिति 2017-18 के आसपास वेनेजुएला में देखी गई थी। मतलब समझते हैं?
एक बोरा पैसा लेकर जाइए, एक बोरा पैसा लेकर जाइए और थोड़ा सा सामान खरीद कर लाइए। यह होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हालांकि ऐसी स्थिति नॉर्मल किसी भी अर्थव्यवस्था में देखने को नहीं मिलती। अच्छा दोस्तों, कुछ लोगों के मन में विचार आ रहा होगा कि सर ऐसे अगर दिया गया है तो यह इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है। यह इन्फ्लेशन इस प्रकार से हो सकता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में पूरी संपत्ति मुद्रा की छपाई में लगा दिया जाए, सिर्फ मुद्रा ही मुद्रा आपको दिखे चारों तरफ, तो मतलब होता है कि जो चीज, जो वस्तु या कुछ भी अगर आपके पास ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कभी भी मुद्रा की वैल्यू को कम नहीं करना चाहिए। मुद्रा की वैल्यू तभी कम होगी जब वो मुद्रा आपके पास ज्यादा होगी, आपका मतलब अर्थव्यवस्था में ज्यादा होगी। तो जो हमारी केंद्रीय बैंक होती है वो मुद्रा को बहुत हिसाब से रिलीज करते हैं, अपने पास रखे रहते हैं। उनको जब भी लगता है, मैंने आपको इसको बैंकिंग के अंतर्गत पढ़ाया है कि कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मौद्रिक नीति समिति, वो बहुत ही अच्छी तरीके से विचार विमर्श करने के बाद मुद्रा को या तो डालने का प्रयास करते हैं। मुद्रा कब डालेंगे, जब वस्तुएं बहुत ज्यादा सस्ती होना शुरू हो जाती हैं। वस्तुएं सस्ती होने का मतलब क्या होता है, रोजगार कम होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि चलो ऐसा भाई अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मुद्रा और डाल दो, इससे अर्थव्यवस्था में जान आ जाएगी और लोगों का क्या होगा, क्रियात्मक चीजें बढ़ना तेज हो जाएंगी। एक मैटर तो ये काम करता है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होता है, लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, रोजगार बढ़ने लगता है, डिमांड बढ़ने लगती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में भी वृद्धि होने लगता है। तो जैसे ही वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ने लगते हैं, सामान कीमत बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू कम होने लगती है। अब मुद्रा की वैल्यू कम होने की स्थिति में तुरंत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निर्णय लेता है कि ऐसा करो कि इकोनॉमी से कुछ मुद्रा खींच लो। उसको मुद्रा का सोखना कहते हैं, मुद्रा शोख खींच जाती है। अच्छा, ऐसे कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए कई तरीके हैं। जैसे रेपो रेट को बढ़ा देना, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देना, CRR को बढ़ा देना, SLR को बढ़ा देना, इन सारी क्रियाओं से क्या होती है, इकोनॉमी से मुद्रा को खींच लिया जाता है। अच्छा, यहां तक तो समझ में आया था। अब दोस्तों, कोर इन्फ्लेशन, कोर का मतलब होता है मूलभूत मुद्रास्फीति। मूलभूत मुद्रास्फीति, यह मूलभूत मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? मूलभूत मुद्रास्फीति का मतलब क्या है, इसको आपको समझना होगा। अब बताइए, मूलभूत का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था के ऐसे भी कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है, यानी महंगाई बढ़ती है। तो सबसे पहला कारण है सर, मांग के बढ़ने से महंगाई बढ़ती है। अच्छा, मांग कब बढ़ता है, या तो आय में वृद्धि हो। मांग कब बढ़ेगा भाई, या तो आय में वृद्धि हो, या जनसंख्या में वृद्धि हो, या शहरीकरण हो, या नगरीकरण हो। तो इन सब कारणों की वजह से क्या हो जाती है, मांग बढ़ जाती है। और जैसे ही मांग बढ़ती है तो ही तो इन्फ्लेशन है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। यानी मूल कारण, जैसे आय में वृद्धि होना, जनसंख्या में वृद्धि होना, समझना, आय बढ़ जाए, जनसंख्या बढ़ जाए, शहरीकरण की स्थिति हो जाए, शहरीकरण के बाद नगरीकरण की स्थिति हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा कि बाढ़, सूखा, त्रासदी, इन सब जगहों पर भी क्या हो जाता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन के अंतर्गत आते हैं। ये सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सब इंपोर्टेड मतलब आयातित, सॉरी माफ कीजिएगा, कोर इन्फ्लेशन के अंतर्गत ही आते हैं। आया
अब देखिएगा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब ही क्या होता है? इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट का नाम सुना होगा ना, मैंने खुद पढ़ाया। इंपोर्ट मतलब होता है आयात। आयात का मतलब होता है अगर कोई वस्तु या सेवा किसी दूसरे देश से आती हो। अच्छा, इंपोर्टेड मतलब होता है आयातित। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मतलब आयातित मुद्रास्फीति का मतलब होता है, इसको थोड़ा हिंदी में भी लिख लो तो थोड़ा कुछ विद्यार्थी को हिंदी में समझ में आता है, तो देखिए इसको लिखिए। लेकिन ये वाला चैप्टर अगर आप लोग थोड़ा इंग्लिश के शब्दों का यूज करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आयातित मुद्रास्फीति। आयातित मुद्रास्फीति क्या होता है? आयातित मुद्रास्फीति क्या होता है? बताइए दोस्तों। आयातित मुद्रास्फीति का मतलब होता है अगर कोई वस्तु या सेवा आपको दूसरे देश से प्राप्त हो रही है, अगर दूसरे देश से ही महंगा मिलना शुरू हो जाए। मान लीजिए थोड़ा सा एक एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग बात करते हैं, पेट्रोल या डीजल, जो भी पेट्रोलियम हमको दूसरे देश से मिलता है। सपोज करिए कि अगर आपको 40 रुपए पर लीटर 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको डीजल मिलता था या पेट्रोल मिलता था। हालांकि कीमत भी यही है इस समय की, और ये तो टैक्सेस वगैरह की वजह से कीमतें बढ़ जाती हैं। तो 40 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपको मान लीजिए ईरान से क्या मिलता था? डीजल मिलता था। लेकिन अब क्या किया ईरान ने? आपको 42 रुपए, आपको 40 से मिलता था, आप 50 में बेचते थे। अब ईरान ने क्या किया? 42 रुपए में आपको देना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है आप 52 या 55 में बेचोगे। तो 50 की कीमत 52 या 55 में हुई या नहीं हुई? हुई। तो यह आपको मुद्रास्फीति कैटेगरी में जाएगा? जाएगा। तो ये वाली जो मुद्रास्फीति होगी उसको इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बोलते हैं, यानी आयातित मुद्रास्फीति। अच्छा भाई, हिडन तो आपको पता होगा, हिडन की हिंदी होती है अदृश्य, और इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति। ये छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है भाई? या अदृश्य मुद्रास्फीति क्या है, या छिपी हुई मुद्रास्फीति क्या है, आखिर है क्या? इसको थोड़ा सा समझें। अदृश्य या छिपी हुई मुद्रास्फीति को आपको समझना पड़ेगा। तो बताइए, समझिए। हिडन का मतलब क्या होता है? अच्छा, आपने कभी एक चीज अनुभव किया होगा कि यह ज्यादातर पैकेट बंद चीजों में होता है, या फिर नॉर्मल आप छोटी सी दुकानों पर भी अदृश्य मुद्रास्फीति को देख सकते हैं। अदृश्य मुद्रास्फीति यह होता है कि अगर किसी भी वस्तु या सेवा के कीमतों में वृद्धि न की जाए, किंतु उसके मात्रा एवं गुणवत्ता में कमी कर दी जाए, तो उसको अदृश्य मुद्रास्फीति कहते हैं। मतलब यह है कि कीमत न बढ़े लेकिन उसकी मात्रा और गुणवत्ता में कमी कर दी जाए, तो उसको क्या बोला जाता है? अदृश्य मुद्रास्फीति। अच्छा, उसकी मात्रा और गुणवत्ता में कमी क्यों की गई? क्योंकि उसमें जो खर्च लगता था उसको बनाने में उसके दामों में वृद्धि हो गई। आपने ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे। नॉर्मल मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके बगल में कोई एक समोसे की दुकान थी, ठीक है, और पहले उन्होंने क्या किया? 5 रुपए का इतना बड़ा समोसा देना शुरू किया। 5 रुपए का इतना बड़ा समोसा दिया, फिर कुछ समय बाद आपने देखा कि यार 5 रुपए का इतना छोटा समोसा मिलना शुरू हो गया। तो ऐसा हुआ क्यों जानते हैं? यही होता है अदृश्य मुद्रास्फीति। क्योंकि समय व्यतीत हुआ, 1 साल 1.5 साल का समय व्यतीत हुआ, चीजें महंगी हुई, उसमें लगने वाला रॉ मटेरियल महंगा हुआ, तो उन्होंने क्या किया कि दाम नहीं बढ़ाया, दाम नहीं बढ़ा करके उसकी मात्रा में कमी कर दी, उसकी गुणवत्ता में कमी कर दी,
जब क्वालिटी और क्वांटिटी में गिरावट कर दिया जाता है तो उसको हिडन इन्फ्लेशन कहा जाता है। उसी को अदृश्य मुद्रास्फीति कहा जाता है जब उसकी क्या क्वालिटी और क्वांटिटी में कमी कर दी जाती है। अब देखिए एक और बचा हुआ है आपका हेडलाइन। हेडलाइन ये बहुत सामान्य सी बात है, जो मुद्रास्फीति की गणना होती है प्रत्येक माह उसको हेडलाइन मुद्रास्फीति ही कहा जाता है, ठीक है ना। प्रत्येक माह जो हेडलाइन, प्रत्येक माह जो गणना की जाती है उसको क्या बोला जाता है, हेडलाइन मुद्रास्फीति कहा जाता है। ये आप देख लीजिए। प्रत्येक माह मुद्रास्फीति की, प्रत्येक माह मुद्रास्फीति की जाने वाली गणना को, की जाने वाली गणना को हेडलाइन मुद्रास्फीति कहते हैं। अब हम बात कर लेंगे स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है संरचनात्मक मुद्रास्फीति। अच्छा, इस संरचनात्मक मुद्रास्फीति क्या होती है? संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहते किसको है? आपने बैंकिंग पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाया है। बैंकिंग में आपने देखा होगा कि जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ाया जाता है, मतलब मनी सप्लाई, या आपको बैंकिंग की भाषा में उसको लिक्विडिटी भी कहते हैं, जब बढ़ाया जाता है तो होता क्या है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होती है। जब घटाया जाता है तो वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में कमी होती है। जब बढ़ाया जाता है तो वृद्धि होती है, जब घटाया जाता है तो कमी होती है। तो आखिर है क्या ये? तो दोस्तों कहा जाता है कि जब मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन की वजह से, क्या मौद्रिक नीतियों में परिवर्तन की वजह से वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में परिवर्तन हो, या वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि हो, तो उसी को संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहा जाता है। इतना सब कुछ समझ में आ गया? दोस्तों यह मुद्रास्फीति के प्रकार मैंने बताया आपको, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बताया। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं। तो आपने देखा कि सर मुद्रास्फीति के पूरे 10 प्रकार होते हैं। मुद्रास्फीति के पूरे कितने प्रकार होते हैं? तो मुद्रास्फीति के पूरे 10 प्रकार होते हैं। आप इसको बहुत ही शानदार तरीके से देख करके समझ गए। अब देखिए यहां से हमको क्या करना है। अब हम देखेंगे यार कि मुद्रास्फीति होती क्यों है। मतलब मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति के कारण मुद्रास्फीति के कारण। दोस्तों मुद्रास्फीति के 3 कारण होते हैं।
मुद्रास्फीति के 3 कारण होते हैं। कौन कौन से 3 कारण होते हैं? एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल कॉसेस। अब देखिए यहां पे मतलब क्या है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब होता है, हिंदी में समझिएगा इसको, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। समझ में आया? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पुश का मतलब होता है लागत जन्य, लागत जन्य मुद्रास्फीति। लागत जन्य मुद्रास्फीति, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत जन्य मुद्रास्फीति और इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल कैशेस। इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल कैशेस मतलब, इन्फ्लेशन ऑफ ग्लोबल कैशेस का मतलब होता है क्या? वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणीय, वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। देखिए ये 3 कारण होते हैं महंगाई के। इन 3 कारणों से ही महंगाई बढ़ती है या इन 3 कारणों से ही महंगाई होती है। तो आइए एक एक चीज हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। अच्छा है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति होता क्या है? दोस्तों, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से, जब
अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होती है तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो लिख लीजिएगा, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं के जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से या जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं के, ये नहीं होगा भाई, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि हो, जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ने से वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि हो तो उसे मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। वृद्धि हो तो उसे मांग प्रेरित मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। समझ में आया? यानी जब वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में क्या हो, वृद्धि हो, किस वजह से? मांग के बढ़ने से। दोस्तों आप ये बताइए, ये मांग कब बढ़ेगा? ये मांग कब बढ़ेगा? तो मांग तब बढ़ेगा जब आय में वृद्धि हो। क्या हो? आय में वृद्धि हो। जब रोजगार में वृद्धि हो तभी तो आय बढ़ेगी। जब रोजगार में वृद्धि हो, आय में वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो, या आय में वृद्धि हो, रोजगार में वृद्धि हो, या जब किसमें वृद्धि हो? जनसंख्या में वृद्धि हो।
जनसंख्या में वृद्धि हो, शहरीकरण हो, शहरीकरण हो, नगरीकरण हो। बताइए इन सब कारणों से क्या होता है? इन सब कारणों से आपकी आय बढ़ती है। इन सब कारणों से आपकी आय बढ़ती है और आप यह जनसंख्या होती है तब भी मांग बढ़ती है, तो इसको मांग प्रेरित मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति का कारण है। दूसरा था आपका लागत जन्य मुद्रास्फीति, डिमांड पुश इन्फ्लेशन। लागत जन्य मुद्रास्फीति लागत जन्य मुद्रास्फीति लागत जन्य मुद्रास्फीति कहने का मतलब है कि मांग में परिवर्तन न हो, मांग यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि होने से वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाला वृद्धि लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। शायद आप समझ गए होंगे। मांग के यथावत रहने पर, क्या मांग के यथावत रहने पर, मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत में वृद्धि होने से मांग बढ़ जाती है, तो दाम बढ़ जाता है। तो ये डिफाइन कर लेते हैं इसको, फिर उसके बाद इसको समझते हैं। देखिएगा, लिख सकते हैं मांग के यथावत रहने पर, मांग के यथावत रहने पर, मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत मूल्य में वृद्धि होने से वस्तुओं एवं सेवाओं के मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में, वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत मूल्य में, ध्यान दीजिएगा, मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में, वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि होने पर, लागत मूल्य में वृद्धि होने पर मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में वृद्धि होने पर वस्तुओं एवं
वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में, वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना। ध्यान दीजिएगा, मांग के यथावत रहने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के लागत मूल्य में वृद्धि होने पर वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में वृद्धि होना लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। समझ में आया क्या कहलाता है? लागत जन्य मुद्रास्फीति कहलाता है। समझ गए होंगे। अच्छा देखिए यहाँ का मतलब क्या है। यहाँ मतलब ये है कि मान लीजिए पेन है, एक पेन जिसकी कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, समझ रहे हैं, मान लीजिए कितने की है, 8 रुपए की है। इसकी कॉस्ट प्राइस कितने की है, 8 रुपए की है, और यह पेन मार्केट में क्या है, 10 रुपए की बिकती है। 10 रुपए से क्या है, एसपी है, सेलिंग प्राइस है। अब देखिए, मान लीजिए दोस्तों इसको बनाने में ही अगर 10 रुपए खर्च आ जाए तो अब यह कितने की बिकेगी, 12 की बिकेगी कि नहीं बिकेगी? तो 12 मतलब मुद्रास्फीति होगा। यही बात यहां पर कहा गया है। तो यही बात यहां पर आपसे कहा गया है कि कोई भी जो आपका वस्तु या सेवा अगर उसको बनाने में ही ज्यादा खर्च आने लग जाए, कोई भी वस्तु या सेवा है उसको बनाने में ही ज्यादा खर्चा आ जाए तो जाहिर सी बात उसका दाम बढ़ जाएगा, और उसका जब दाम बढ़ जाएगा, बनाने में ज्यादा खर्चा आएगा, तो उसी को बोला जाता है लागत जन्य मुद्रास्फीति। अगला पॉइंट हमारा क्या है? हमारा अगला पॉइंट होगा क्या, समझिएगा, वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। वैश्विक कारणीय वैश्विक कारणीय वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति। अच्छा, यह वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति क्या होता है? दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय दबाव या अंतरराष्ट्रीय प्रेशर जिसको आप कहते हैं, एक दूसरे देश के दबाव की वजह से अगर महंगाई आ जाए, क्या एक दूसरे देश के दबाव की वजह से अगर महंगाई आ जाए, ऐसा होता है ना कि भाई तुम उस देश को नहीं दोगे, वहां पे सरचार्ज बढ़ा देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे, तो कहने का मतलब क्या है? मुद्दा यह होता है बॉस कि इससे महंगाई बढ़ जाती है।
जैसे मान लीजिए कि चीन से कोई सामान आता है भारत देश में, पाकिस्तान अब चाइना पर लगाना शुरू कर दे प्रेशर कि देखो भाई तुम भारत को ये सामान नहीं दोगे तो महंगा दोगे। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ इराक से तेल आता है, सऊदी अरब से तेल आता है, तो अमेरिका क्या कहे, अब उस पर दबाव बना दे कि भाई देखो तुम भारत को तेल नहीं दोगे, अगर तुम भारत को तेल दोगे तो महंगे दामों में दोगे। तो इससे क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ेंगी हमारे देश में कि नहीं बढ़ेंगी, बताइए। तो यहाँ का साफ साफ मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से आयात होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में होने वाला वृद्धि वैश्विक कारणी मुद्रास्फीति कहलाता है। तो लिख लीजिएगा, आयात होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के आयात होने वाली ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे वैश्विक कारणों से आयात होने वाली वैश्विक कारणों से आयात होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में होने वाली वृद्धि वैश्विक कारणों से आयात होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के वस्तुओं एवं सेवाओं के वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में होने वाली वृद्धि वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में होने वाली वृद्धि वैश्विक कारणों से आयात होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के कीमतों में होने वाली वृद्धि वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति कहलाता है। होने वाली वृद्धि वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति कहलाता है। वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति कहलाता है। समझ में आया? तो मैं भी आपने देखने का प्रयास भी किया होगा कि वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति क्या है। तो आयात होने वाली वस्तु और सेवाओं की कीमतों में अगर हम वृद्धि कर दें तो उसको वैश्विक कारणीय मुद्रास्फीति भी कहा जाता है। समझ में आया दोस्तों? तो हमने देखने का प्रयास किया था कि आज की क्लास में मुद्रास्फीति कितने प्रकार का होता है, मुद्रास्फीति क्या होता है, कैसे होता है। तो ठीक है, तो और सारी जानकारी अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से करते रहिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।